हेलो दोस्तों, आपको क्राइम स्टोरी देखने से अच्छा सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज इस क्राइम स्टोरी को सुन कर जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। 24 फरवरी 2025 केरल के तिरुवनंतपुरम का एक खौफनाक दिन, जो कि शाम के 5 बज रहे थे। तिरुवनंतपुरम के बंजारा पुलिस स्टेशन के बाहर अचानक से एक ऑटो आकर रुका। ऑटो ड्राइवर एक आम इंसान के जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर बैठा वो लड़का जिसका शकल देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो कौन है, क्या करता है और वो यहाँ पे किस लिए आया है। उसके चेहरे पे ना टेंशन ना डर, कुछ भी नहीं था। वो आराम से ऑटो ड्राइवर को पैसा देता है, उसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर हो जाता है। पुलिस कर्मी सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन जैसे वो लड़का अंदर आया तो सबकी नजर उसके ऊपर पड़ गई। तो एक पुलिस कर्मी ने उस लड़के के पास जाकर पूछा कि बोलो क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, किस लिए यहाँ पर आए हो। तो वो लड़का पुलिस कर्मी से एकदम आराम से बोलता है कि मैंने 6 लोगों का मर्डर कर दिया है। अगर आप लोग को यकीन नहीं आ रहा होगा तो जाकर देख लो। तो जैसे पुलिस कर्मी ये सब सुने तो अचानक से सन्न रह गए। तो पुलिस कर्मियों ने सोचा कि शायद ये लड़का नशे में है या फिर मेंटली अनकंस्टेबल है। तो एक पुलिस कर्मी ने उससे पूछा कि तुमने ड्रिंक किया है ना। तो लड़के ने आराम से जवाब दिया, हाँ मैंने शराब भी पी रखी है और चूहे मारने वाली दवाई भी खा रखी है। तो इतना सुनते ही पुलिस ने सोचा कि ये मामला सीरियस है। वो लोग बिना वक्त गंवाए एक टीम तैयार की और वो जो लड़का पता बताया था उसके एड्रेस पर पुलिस कर्मियों को भेज दिया गया। तो जब पुलिस वहां पर पहुंची तो जो उन्होंने देखा वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। विक्टिम के जो हाल थे वैसे यूं बयां करना यहाँ पे आसान नहीं है। तो वहाँ खड़े पुलिस कर्मी ने कहा कि मैंने अपने लाइफ में आज तक ऐसा क्राइम सीन नहीं देखा, और खास तौर से हम लोग ऐसी लाइनें मूवी या फिर वेब सीरीज में देखते हैं, लेकिन यकीन मानो यहाँ पर रियल में हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लड़के ने अपने घर के 6 मेंबर को इस अंजाम तक क्यों पहुंचाया। और इस वीडियो में हम लोग आगे एक सवाल का जवाब और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमारे तुम्हारे जैसा एक साधारण सा लड़का जो अचानक से इतना बेदर्द क्यों हो गया। तो आइए दोस्तों इस कहानी को पूरे विस्तार से बना कर देते हैं। तो गाइस इस कहानी के पीछे जो कारणों के लिए ये ऐसा हुआ है उसे बताते हैं। तो दरअसल फैमिली के हेड जो रहीम थे, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम के, जो कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे और पिछले कई सालों से वो दुबई में हार्डवेयर के शॉप में सामान सेल कर रहे थे। स्टार्टिंग में ये बिजनेस सही था, बिजनेस ग्रो कर रहा था, अपनी काम धाम भी स्टेबल थी। लेकिन फिर आती है 2020 में जो महामारी आई उसके वजह से उनका जो बिजनेस था वो बिल्कुल डाउनफॉल में चला गया। फैमिली उनकी स्टेबल थी, जैसे 2020 में वो महामारी आई वैसे सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे वो इतना ज्यादा लॉस में चले गए, हालात इतने बिगड़ गए कि उनकी फैमिली पर 65 लाख का कर्ज बन चुका था। तो अब्दुल रहीम तो सऊदी अरब में रह रहे थे और उनका पूरा परिवार केरल के बंजारा में रह रहा था। तो इस मुश्किल टाइम पर फैमिली के पूरा भार उनके बड़े बेटे आहन पे आ गया, जिसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। और आहन की माँ जो अभी भी कैंसर की वजह से जूझ रही थी, और उसका छोटा भाई सिर्फ वो 13 साल का था जो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, और उसकी दादी 85 साल की थी और उसके चाचा और उसके चाची भी उसमें शामिल थे। तो आहन पे हर दिन फाइनेंशियली चिंता बढ़ते जा रहा था। वो नौकरी के तलाश में तो था, लेकिन उसे डिसेंट जॉब न मिलने के कारण वो फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अच्छे से निभा नहीं पा रहा था, और उससे पैसों की टेंशन थी। और धीरे धीरे पैसों की टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई, यानी कि पैसों की तंगी इतनी बढ़ गई थी कि वो फ्रेंड और रिलेटिव से उधार मांग रहा था। स्टार्टिंग में तो उसे सब कोई सहानुभूति दिखाई, लेकिन धीरे धीरे सब कोई उसे ताना मारना शुरू कर दिया। या फिर ये नेचुरल सी ही बात है कि हर कोई उसे इतना कितना सपोर्ट करेगा। एक वक्त ऐसा भी आता है कि सारे लोग सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। तो धीरे धीरे फाइनेंशियली क्राइसिस इतना बढ़ गया था कि उसे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। तो अब उसके फैमिली पर 75 लाख का लोड आ गया था। अब इस डार्क वेब में आह्वान के लाइफ में सिर्फ एक ऐसा पर्सन था जो जहाँ पे वो अपने दिल के दुखड़े गाता और पॉजिटिव वाइब लेता, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड। उसका नाम फरजाना था और उसी गली में वो रहा
करती थी और वो BSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट थी और वो स्टडी के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट किया करती थी। अफवाहन फरजाना वो एक दूसरे को बहुत ही डीप लव किया करते थे और वो जल्द ही शादी करने भी जा रहे थे। हालांकि वो अपनी फैमिली में इस रिलेशन की बात चलाई, लेकिन अफवाहन के बैड फाइनेंशियल के कारण उनके खुद के रिलेटिव में शादी से इनकार करना शुरू कर दिए। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव के जजमेंटल कमेंट के चलते और रिजेक्शन के चलते अफवाहन के दिमाग में और बुरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, उसके चाचा भी इस शादी पे विरोध करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि इतनी खराब स्थिति में शादी करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी कि इस परिवार के ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल क्राइसिस को झेलना पड़ेगा। अफवाहन के लिए ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं थी, बल्कि उसके इमोशन पे सीधा वार था। फरजाना जिसे उसे बेहद प्यार किया करता था, अब उससे वो दूर जाते हुए दिखाई दे रही थी। अब ये उसके लिए बहुत ही बड़ा झटका साबित हुआ। अब घटना के सिर्फ एक दिन पहले अफवाहन उसके चाचा के बीच शादी की वजह से एक बार फिर बहस छिड़ गई, लेकिन अब इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। और अब वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था कि उसके अंदर का गुस्सा, दर्द, बेबसी मिल करके एक डार्क साइकोलॉजी सस्पेंस बना चुके थे और अब वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका था। और अब वही हुआ जिसका डर था। अब 24 फरवरी के सुबह से ही अफवाहन के मूड बिल्कुल ही ऑफ था। उसके दिमाग में बहुत सारी निगेटिव वाइब्स चल रही थी और टाइम था सुबह के 10:15। तो उस समय अफवाहन अपनी माँ के पास गया और पैसे की डिमांड करी, तो माँ ने मना कर दिया और बोली कि अब पैसे अपने घर में अब कहाँ से आएंगे। तो इसी बात को लेकर के बात बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गई और धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि अफवाहन अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो गुस्से में उसने उनके सर को दीवार पर फिरा दिया, जिससे उसे लगा कि उसकी माँ बेहोश हो गई, अब ये मामला शांत हो जाएगा। इसीलिए वो दरवाजा बंद करके और वहां से वो तेजी से निकल गया। और वहां से भागने के बाद लगभग 11 बजे के आसपास वो बाजार पे पहुंचा और वहां से एक वो टूल खरीदा और वो सीधा अपने दादी के घर पे जा पहुंचा। उस वक्त उनकी दादी की एज थी 88 साल और वो सिर्फ अकेली घर में थी। तो अफवाहन ने दादी माँ के पास जाकर बोला कि दादी माँ मुझको पैसा चाहिए। तो दादी ने सिर्फ साफ मना कर दिया कि उन्होंने कई बार उनकी हेल्प की थी, लेकिन उन लोगों को इस बार कुछ खास देने के लिए कुछ था नहीं। तो अफवाहन ने सीधा अंदर जाके कहा कि दादी मुझे पैसे चाहिए। तो अब दादी ने भी साफ मना कर दिया कि उन्होंने कई बार उनकी हेल्प की थी, लेकिन इस बार उन लोगों को कुछ देने के लिए खास था नहीं। तो अफवाहन की खौफ थी कि ये तो वो बार बार पैसे मांगने के बाद एक ऐसी जगह वो जाकर छुपा था जिससे वो कि उसके जलावन में कोई आग भी नहीं लगा पाए। तो वो बिना कुछ सोचे समझे तो वो अपना आपा खो बैठा और वो खरीदा हुआ सामान अपने बैग से निकाला और वो अपनी दादी की सेवा में लग गया। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक उनकी मूवमेंट बंद ना हो गई। तो अफवाहन ने थोड़ी बहुत रेत और थोड़ी बहुत पैसे थे वो चुराए और वहां से सीधा वो ज्वेलरी शॉप पे चला गया और वो गहनों को बेच करके उसे 40,000 रुपए मिले और इन्हीं पैसों से उसने शराब खरीदी और वहीं पास में बैठ करके ड्रिंक करने लगा। और उससे पहले पहले वो चूहे मारने वाली दवाई भी खरीद के रख लिया और वो कोने में बैठकर ड्रिंक करने लगा और साथ में वो चूहे मारने की दवाई भी रखा था। अब अफवाहन का नेक्स्ट गोल था उसका चाचा लतीफ, यानी कि जो शादी में अड़ंगे लगा रहा था और समय हो रहा था 12:45। लतीफ अपने चाचा के घर पहुंचा, जो कि उसके चाचा सोफे में बैठकर एकदम से चिल कर रहे थे। उन्होंने अफवाहन को आते हुए देखा, लेकिन वो इग्नोर कर दिए और उन्हें लगा कि ये हर बार की तरह पैसे को मांगने के लिए डिमांड पे आया होगा। और इसी बीच लतीफ की वाइफ सजीता आंगन में चाय बना रही थी। उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि कुछ सेकंड बाद क्या कुछ होने वाला है। अब
अफवाहन ने बैग से वही सामान निकाला और लतीफ की सेवा में लग गया। अब लतीफ कुछ रिएक्ट कर पाता है जिससे पहले ही और उसके आगोश में वो जा चुके थे और वो अजीब सी आवाजें और अजीब सी संगीतें सुनकर अफवाहन की चाची किचन से दौड़ी हुई बाहर आई और उन्हें भी अफवाहन ने संभालने का टाइम नहीं दिया। वो डायरेक्ट उनकी तरफ बढ़ा और उनकी कार वाइफ कर दी। अब यहाँ पर भी अफवाहन नहीं रुका। वो दोपहर के 2:30 बजे और वो अपनी प्रेमिका और वो उससे मिलने के लिए बुलाया और अब वो उसकी प्रेमिका को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज वो अपनी प्रेमी अफवान से आखिरी बार मिलने जा रही है, क्योंकि उसने अपने घर में ट्यूशन पढ़ाने का बहाना बनाया और वो घर से निकल गई और अफवान सीधे अपने घर पहुंचा और वो नहीं चाहता कि फरजाना को और अपराध हो, इसीलिए उसने अपने ऊपर मंजिल के कमरे पर बिठाया कि उसे नीचे वाले रूम में उसकी माँ पड़ी हुई थी। इसके बाद उन दोनों में बातचीत शुरू हुई और अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया और फरजाना कुछ समझ पाती जिससे पहले ही कि अफवान ने उससे पहले ही कि अचानक से वो गेम शुरू कर दिया कि वो जो गेम वो था जिसे वो ओवर नहीं होने वाला था। शाम के 4 बज चुके थे तो अफवान ने अपने छोटे भाई को कॉल किया और बोला कि भाई तू घर आ जा, तुम्हारे लिए कुछ खास खाने के लिए रखा हुआ है। तो ये सुनकर उसका छोटा भाई खुश हुआ और वो जल्दी जल्दी अपने बड़े भाई के पास जाने लगा, लेकिन वो घर के दरवाजे पे आया तो दरवाजा बंद था। तब वो कंफ्यूज था तो अपने भाई के पास कॉल किया और कॉल करके वो दरवाजा खोलने को बोला। तो कुछ ही मिनटों में उसके भाई ने दरवाजा खोला और वो अपने छोटे भाई को अंदर बुलाया और जैसे ही उसका छोटा भाई अंदर आया उसके बाद फिर से वो मौका देखकर वही गेम शुरू कर दिया। अब तक कुल मिलाकर 6 वारदातें हो चुकी थी। फिर इसके बाद अफवान को शायद एहसास हो गया कि अब इस स्टोरी का कोई बचाव नहीं है कि उसने अपने घर की गैस सिलेंडर को खोल दिया और खुद वो चूहे वाली दवा खा ली, लेकिन दवा के असर उतना जबरदस्त नहीं हुआ कि जितना कि उसने सोच रखा था, इसलिए उसका ये प्लान फेल हो गया। और शाम होते होते अफवान बंजारा पुलिस स्टेशन पहुंचा और आगे क्या हुआ आपको पता ही है। लेकिन हाँ, अफवान के पिता अब्दुल रहीम जब भारत लौटे ये खबर सुनने के बाद और आकर बोले हमारी इतनी भी ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं थी कि ऐसा कोई कर सके, लेकिन पुलिस की इंक्वायरी में ये सामने आया कि परिवार पे भारी कर्ज था। पुलिस का ये मानना था कि अफवान का मेंटल हेल्थ इश्यूज, ड्रग्स, फैमिली प्रॉब्लम और सोशल ने इन सब को मिला जुला कर ऐसा असर डाला कि वो इस वारदात को अंजाम देने में मजबूर हो गया। लेकिन गाइस, इस केस में ये क्या सच्चाई थी या फिर कुछ और भी था कि जो अब तक सामने नहीं आया। पुलिस अभी भी तहकीकात कर रही है, बाकी आगे जो कुछ भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे केसेस सुनने और देखने के बाद? आपकी क्या विचार है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।